पूजा काफी लेट उठती है और 12 बजे जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे लिए चाय बना दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, वीर पुरस्कार के काम करे है तूने तो, सर तो दर्द होगा ही। अरे सुधर जाना लायक, रोज इतना लेट उठती है, कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ पे भी क्या लेट उठेगी। आपको तो पता है ना, गर्मी में मुझे नींद नहीं आती, पर फिर भी मैं जैसे तैसे करके सोने की कोशिश कर रही थी ना। अब सोने में लेट हो गया तो लेट उठने में भी होगा ना। और देख रही हो घर में कितनी गर्मी हो रही है, चिपचिपी वाली। मैं तो परेशान हो गई हूँ। बस तुझे ही तो गर्मी लगती है, बाकियों को तो लगती ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, आज मुझे कई कई बार ऐसा ही लगता है कि मैं महारानी हूँ। तभी तो मेरे इतने नवाबों वाले थॉट है, लेकिन क्या बताऊँ कैसी जिंदगी हो रही है। अभी थप्पड़ पड़ेगा ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे तूने मेरी बहुत जान खा रखी है और ऊपर से तुझे जल्दी नहीं उठा जाता, और तुझे देख के तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कम से कम जल्दी उठने की तो आदत डाल ले। और वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो सोता है वही खोता है। माँ, कहावत दूसरों के लिए होती है, और वैसे भी कहावत में अक्सर झूठ ही तो बोला जाता है। चाय बना दो, बातें मत करो। मैं क्यों बनाऊं चाय? जब तुझे अपने मन की करनी ही है तो चाय भी खुद ही बना के पी लेना। मुझे बोलने वाली है कौन तू? तेरी माँ हूँ मैं, और नौकरानी नहीं। तेरे एक इशारे पर ऊपर नीचे बैठ जाऊं, काम करने लग जाऊं। माँ प्लीज बना दो ना, आप मेरी माँ, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। मैं कौन सा पहाड़ तोड़ने को कह रही हूँ, मैं तो बस एक चाय बनाने को तो बोल रही हूँ ना। प्लीज बना दो ना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही है, तेरी बातें सुनकर तो मेरी भी तबीयत खराब हो गई। मुझे भी सर में दर्द हो रहा है। एक काम कर, तू ही चाय बना ला मेरे लिए भी। तुझे पता है मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ, तो अदरक वाली ही बना कर लाइयो। माँ, मैंने आपको काम बोला और आपने मुझे उल्टा बोल दिया। और नहीं तो क्या, तूने भी तो मेरे ऊपर ही हुक्म चलाया था ना। एक तो इतनी लेट सोकर उठी है और आकर मुझसे ही बोल रही है कि चाय बना दो। एक बार ये नहीं सोचा कि माँ भी सुबह से काम कर रही होगी। खुद तो बस पड़ी रहती है और दूसरे तो काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी तू अपना काम भी उन पे ही थोप रही है। चल अब खुद बना ले चाय, मैं नहीं बनाऊंगी, और मेरे लिए भी बना लियो। पूजा को ही काम करना पड़ जाता है और चुपचाप पूजा काम भी कर लेती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक पूजा की गर्मी में लेट उठने की आदत में कोई बदलाव नहीं था। कुछ दिनों बाद पूजा की माँ रोहन नाम के लड़के से पूजा की शादी करवा देती है। शादी के बाद पूजा पूरा घर अच्छे से संभालती है, लेकिन पूजा की अभी भी वही आदत थी, गर्मी में लेट उठने की। शुरू में तो पूजा की सास सुमन उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वक्त बीतने के साथ सुमन को भी पूजा की देर से उठने की आदत से काफी परेशानी होने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बाद सुमन बार बार चाय के लिए बुलाई जा रही थी, लेकिन पूजा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। ये देखकर सुमन पूजा के कमरे में जाती है और पूजा को उठाने लगती है। अरे ओ महारानी, तेरी अब तक सुबह नहीं हुई, थोड़ी तो शर्म कर ले तू। अपने मायके में नहीं है जो दिन रात पड़ी रहती है, ससुराल में है। कब से बुला रही हूँ तुझे? बस 5 मिनट दे दीजिए, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। मैं 5 मिनट बाद खुद उठ जाऊँ। वैसे भी मेरा उठने का टाइम होने ही वाला है। ठीक है, जब तक आपको जो काम निपटाना है निपटा लीजिए, 5 मिनट बाद मैं सब कुछ देख लूंगी। हे भगवान, कैसी निकम्मी बहू मिली है मुझे। एक तो उठ नहीं रही है, ऊपर से मैंने उठाया तो बोल रही है बस 5 मिनट दे दीजिए। कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद अगर नहीं उठी तो इस तरह उठाऊंगी ना कि अगली बार खुद ही सोने से पहले भी 4 बार सोचेगी। सुमन थोड़ी देर इंतजार करती है और थोड़ी देर के बाद जब देखती है तभी पूजा सो ही रही थी। ये देखकर सुमन पानी से भरी बाल्टी लाती है और पूजा के मुंह पर मार देती है। पूजा की नींद खुल जाती है और पूजा कहती है, उठाने का क्या तरीका है? मेरी नींद तो पूरी हो ही गई और मुझे बिना कुछ करे नहाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया, ऊपर से ठंडा ठंडा पानी, मजा ही आ गया। मजा आ गया ना, तो चलो घर के काम करो। अरे हद होती है किसी चीज की। तेरी वजह से सुबह सुबह मुझे खुद ही अपनी चाय बनानी पड़ती है, खुद ही घर के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी प्यारी बहू को तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अपनी सास के कहने पर पूजा उठ जाती है और घर के काम करने लगती है। वक्त बीत जाता है और पूजा की आदत और भी पक्की हो जाती है। सुमन परेशान होकर कोई भी नुस्खे आजमाती, लेकिन उसकी बहू से मात खा जाती थी और वैसे ही सोती रहती थी वो। कुछ दिनों बाद सुमन की बहन सरला घर आती है, लेकिन सरला सुबह के समय आती है, लेकिन उसे सिर्फ सुमन ही उठी नजर आती है और सुमन को देखकर वो कहती है, सुमन तेरी बहू कहाँ है? मुझे तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। घर में मेहमान आए हैं और यह तो मैंने कल ही बता दिया था।
सुबह तक मैं ट्रेन से आ जाऊंगी और थोड़ी देर बाद ही जाऊंगी। तेरी बहू अगर मेरे स्वागत के लिए कुछ बना रही है तो उसे मना कर दे, क्योंकि मैं इतने लंबे सफर से आई हूँ तो थोड़ी देर बाद ही खाऊंगी, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जब मुझे खाना होगा मैं बता दूंगी। तेरी बहू अभी सोई हुई है क्या? तभी तो इतना घबरा रही है तू। दीदी मैं क्या करूँ, मैं तो बहू से तंग आ गई हूँ। रात भर सोएगी नहीं, जागती रहेगी, मच्छर मारेगी, और हम लोग भी उसकी वजह से लेट सोने पर मजबूर हो जाते हैं। और सुबह बस वही लेट उठेगी, बाकी हम सब तो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमारी तो आदत है जल्दी उठने की। लेकिन ये है, कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। मैं तो परेशान हो गई हूँ दीदी, अब आप ही कुछ करो। क्या तेरी बहू अपनी मनमानी अभी तक कर रही है? तू अपनी बहू को अपने कंट्रोल में रख नहीं पाई। सच में आजकल की सासों में बिल्कुल वो बात नहीं है जो पहले वाली सासों में हुआ करती थी। अब देख मैं कैसे सुधारती हूँ उसे। अगली सुबह पूजा जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि नाश्ते की टेबल पर आलू के पराठों का सिर्फ एक टुकड़ा रखा हुआ है। ये देखकर पूजा कहती है, अरे ये क्या, आलू के पराठे किसने बनाए? और जिसने भी बनाए बस मेरे लिए एक ही टुकड़ा बचा। अरे आप सबको पता नहीं है क्या घर में एक और इंसान है? अरे बहू पता तो हमें भी था, लेकिन तू लेट उठती है ना तो हमसे रुका नहीं जाएगा, इसलिए जैसे जैसे बन रहा था वैसे वैसे हम खाते गए। अब वैसे भी अच्छा खाना खाने में तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। खैर तुम मत कॉम्प्रोमाइज करियो अपनी नींद के साथ। मैं तो कहती हूँ तू आराम से सोती रह, खाने का क्या ही मतलब बनता है, वो तो आता जाता रहता है। वैसे ये भी सही कह रही हो, खाना तो आता जाता रहता है। ये आलू का आधा पराठा जो बचा है वही खा लेती हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं क्या ही बनाऊँ अपने लिए। अरे बहू तू कुछ मत बना, वैसे भी तुझे ज्यादा भूख तो लगी नहीं है, तो बस एक अपने लिए चाय बना ले, और बार बार गैस जलेगी तो नुकसान कितना होगा। अब हर दिन सरला और सुमन अच्छा अच्छा खाना बनाकर खा लेते हैं। और जब बाद में पूजा सोकर लेट उठती थी और नाश्ते की टेबल पर बचा हुआ खाना देखती थी, उसे बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन पूजा सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और सबके साथ नाश्ते की टेबल पर खाना खाने बैठ जाती है। ये देखकर सुमन हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे बहू आज सूरज कहाँ से निकल गया? आज तू नाश्ते की टेबल पर है, क्या मैं सही देख रही हूँ ना? या फिर आज हम भी लेट खाना खा रहे हैं जो तू आ गई है? माँ जी, सूरज भी आज अपने समय से निकला है और आप लोग भी जल्दी ही उठे हो। वो तो आज मैं आप लोगों के साथ जल्दी उठकर खाना खा रही हूँ। मुझे भी अच्छा खाना अच्छा लगता है, और आप लोगों के साथ में खाना खाऊंगी तो और अच्छा रहेगा ना। वैसे भी परिवार के साथ ही खाना खाना चाहिए। अब से मैं रोज जल्दी उठा करूंगी, लेट सोने में कुछ नहीं रखा वैसे भी। अच्छा खाना खाने के लालच से ही अब पूजा रोज सुबह जल्दी उठने लग जाती है और सबके साथ खाना खाने लगती है। काजल और सुमन दोनों ही 5वीं क्लास से एक दूसरे के दोस्त थे। दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की, खेले कूदे और साथ में रहे। और तो और दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज में भी दोनों साथ में रहते। साल गुजरते हैं और दोनों का कॉलेज खत्म हो जाता है। कॉलेज के आखिरी दिनों में काजल और सुमन घर जा रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, फाइनली काजल, हम दोनों का कॉलेज खत्म हो गया है और हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हाँ सुमन, हम दोनों बचपन से ही साथ है, और तू आज वादा कर कि आगे भी हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। हमारी दोस्ती में कभी भी दरार नहीं आएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमारी दोस्ती में कोई भी दरार नहीं आएगी और तू भी मुझे कभी मत भूलियो। काजल और सुमन दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते हैं और दोनों सहेली रोज की तरह एक दूसरे से मिलती हैं, फिर घर चली जाया करती। अचानक से सुमन के पिता का देहांत हो जाता है और उसका पूरा परिवार शहर छोड़कर चला जाता। तभी काजल आ जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम लोग घर का सारा सामान गाड़ी में क्यों डाल रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ काजल, हम लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि पिताजी की देहांत के बाद हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े शहर में हम कैसे रहेंगे? कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए हम गांव में ही रहेंगे। पर हमने तो वादा किया था सुमन कि हम एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मैं मजबूर हूँ काजल, मैं खुद तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुमन काजल के गले मिलती है और उसे अलविदा कहकर अपने गांव की ओर चल देती है। वक्त निकलता रहता है और सुमन की शादी एक गरीब घर में हो जाती है, जहाँ पर उसकी ननद नीलम और सास कांता के साथ रहती थी। सुमन अपनी ननद से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही मानती थी। उससे वो कभी भी कोई काम नहीं करवाती।
सुमन की सास कांता से बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन जब नीलम पढ़ाई कर रही होती है तो कांता नीलम से कहती है, नीलम बेटा, जाकर थोड़ा सा मेरे लिए काढ़ा बना दे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माँ, भाभी को बोल दो, वो बनाकर दे देगी। मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बेटा, वो घर के बाकी काम कर रही है। वो तुझे कोई काम नहीं करवाती और सारे काम तू उस पर ही थोप देती है। थोड़ी मदद भी करवा दिया कर। वो कभी भी तुझे अपनी ननद नहीं मानती, हमेशा तुझे छोटी बहन मानती आई है। कांता और नीलम की बात सुमन सुन लेती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ, उसको पढ़ाई करने दो। उसका पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ेगी नहीं तो उसको अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा। आप यहाँ से चलिए। आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बोल दिया करो, ठीक है? आपको काढ़ा पीना है, मैं अभी आपको काढ़ा बना कर दे देती हूँ। सुमन इतना बोलकर कांता के लिए काढ़ा बनाने चली जाती है और कुछ देर बाद उसे काढ़ा देकर अपना बाकी का घर का काम करती। समय गुजरता है और नीलम की पढ़ाई भी खत्म होने वाली थी। नीलम सागर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी और सागर भी नीलम से प्यार करता। ऐसे ही एक दिन नीलम और सागर एक पार्क में बैठकर बात कर रहे होते हैं। सागर, अब तो हमारा कॉलेज खत्म होने वाला है और हम कुछ दिनों बाद अलग हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती। अरे देखो नीलम, जो हाल तुम्हारे दिल का है ना, वही मेरे दिल का भी है हाल। लेकिन ना, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता और मैं अपनी भाभी से कुछ कह भी नहीं सकता। मैं करूँ तो क्या करूँ? हमारी शादी की बात मैं नहीं कर सकता अपनी भाभी से यार। हाँ, अगर तुम्हारी भाभी शादी के लिए मान गई तो उनको जब पता चलेगा कि मैं गरीब लड़की हूँ तो वो कभी नहीं अपनाएगी मुझे। कोई बात नहीं नीलम, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारे अमीर होने या गरीब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको दिलो जान से चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ना अपनी भाभी से झगड़ा तो कर ही सकता हूँ। मैं उनसे झगड़ूंगा और उन्हें मनाऊंगा। सागर नीलम दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी शाम होते ही अपने घर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से चुप चुप कर ही मिलते। ये चीजें कई दिनों तक चलती रहती। कुछ दिनों बाद नीलम के लिए मोहित नाम के लड़के का रिश्ता आता है। मोहित और उसके घर वाले नीलम को देखने के लिए आते हैं। नीलम को मोहित के परिवार वाले पसंद कर लेते हैं और रिश्ता तय करके चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद नीलम अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी सुमन आती है और उसे रोता हुआ देखती है। क्या हुआ नीलम, तुम रो क्यों रही हो? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं भाभी, आप तो बहुत अच्छी हो। आपसे कोई गलती हो नहीं सकती। बस आप लोगों से दूर जाने का दुख हो रहा है मुझे। मुझसे तो झूठ मत बोलो नीलम, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ। सच सच बताओ कि क्या हुआ है। भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? लड़का अच्छा है, लड़के के घर वाले भी अच्छे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? भाभी, मैं अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, पर वो लोग बहुत अमीर घर से हैं और हम दोनों का शादी करना मुश्किल हो रहा है। देखो सुमन, हमें हमेशा अपनी औकात में रहकर ही प्यार शादी करनी चाहिए। देखो, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी बड़े घर के लड़के से तुम्हारी शादी करवा सके, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शाम होती है और नीलम रोज की तरह सागर से मिलने के लिए जाती है। आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे और वो मेरा रिश्ता तय करके चले गए हैं। अगर अभी तुमने अपनी भाभी से बात नहीं की तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। सागर, कुछ तो करो। मैं मजबूर हूँ नीलम, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। ये मजबूरी तुम्हें पहले महसूस नहीं हुई, अब जब शादी की बात आ गई तो तुम्हें मजबूरी दिखाई दे रही है। मैं जा रही हूँ और भाभी को बोल दूंगी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नीलम वहाँ से गुस्से में उठती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। सागर भी अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आता है। उसे उदास देखकर काजल उसे आवाज लगाती है, पर वो नहीं सुनता। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर नहीं आता तो काजल उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ सागर, तुम उदास क्यों हो? आज किसी टीचर ने तुम्हें डांटा क्या? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं हुआ। आप यहाँ से चले जाओ। मुझसे तो झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। अगर अपनी ही माँ से सारी चीजें छुपाओगे तो कैसे चलेगा? अब सच बताओ क्या हुआ? पक्का मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। पक्का भाभी, सच्ची? अरे अरे, क्या बात बोल दी। मतलब मैं जो कुछ भी बताऊंगा आपको और मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है क्या? अब बताओ क्या बात है? वो भाभी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत गरीब है और मुझे पता है कि आप लोग उसके लिए कभी नहीं मानोगे और उसे स्वीकार भी नहीं करोगे।
इंसान को हमेशा अपनी औकात में रहकर ही प्यार करना चाहिए सागर। और तुमने सही कहा कि मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करूंगी, और तुम भी उस लड़की के बारे में भूल जाओ, समझे? पर भाभी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी सागर। रुक जाइए भाभी, अब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। आप खुद भूल चुकी हो, आपकी एक सहेली थी जो गरीब घर की थी। क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्या आपने उससे बस झूठे वादे किए थे? सागर की ये बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे सुमन की भी याद आ जाती है। वो कुछ देर फैसला करने के बाद सागर को गाड़ी में बैठाती है और सीधा नीलम के घर जाकर ही गाड़ी रोकती है। सुनिए, हम आपके घर आपकी ननंद का हाथ मांगने आए हैं अपने देवर के लिए। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? मगर आप तो इतने बड़े घर से हो, हमारी तो आपके आगे कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता था, पर जब मुझे याद आया कि मेरी भी सहेली गरीब थी, जब मैंने उससे दोस्ती पर उसकी अमीरी गरीबी नहीं देखी, तो इन बच्चों की शादी क्यों नहीं हो सकती? काजल और सुमन दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। बातों ही बातों में काजल अपने पर्स से अपनी दोस्त की फोटो निकाल कर दिखाती है तो सुमन काजल को पहचान जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, अरे काजल तू? मैं सुमन। कॉलेज खत्म होने के बाद आज हम दोनों पहली बार मिले हैं। मैंने तुझे बहुत याद किया, कहाँ थी तू? काजल को भी सब याद आ जाता है और दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होती हैं। कुछ समय बाद नीलम और सागर की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी जाती है। इस तरह से गरीब ननद के लिए अमीर सहेली के देवर से शादी हो जाती है। मोहिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि वो एक चौल में रहने वाली लड़की है, क्योंकि चौल में रहने वाली लड़की तो इतनी सुंदर नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं ना कि सुंदर चीज अच्छी नहीं होती, और मोहिनी के साथ भी कुछ ऐसा था। मोहिनी सुबह सुबह अपने घर से निकल रही थी, तभी मोहिनी की माँ सरला मोहिनी से कहती है, शाम में आते वक्त अपने बॉस को बोल दियो कि पैसे दे दे, वरना निगोरा मकान मालिक कल ही कह रहा था कि आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली करवा लेगा। माँ आप चिंता ना करो, शाम में ही मैं उस कमीने के मुंह पर 3 महीने का किराया मारूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे किसी को लूट कर लाएगी। इतना पैसा और तुझे मैंने कितनी बार बोला है, ये चोल है, तू ऐसे छोटे छोटे कपड़े मत पहना कर। माँ आपको तो मेरे कपड़ों से ही प्रॉब्लम रहती है। अच्छा मैं चलती हूँ। अब घर से निकलकर मोहिनी सीधे अपने अड्डे पर जाती है, जहां मोहिनी के दोस्त तैयार बैठे थे, और मोहिनी जाते ही अपने दोस्तों से कहती है, बेहोश करने वाली बोतल, रुमाल, चाकू और कट्टा रखना मत भूलिए पप्पू। चल, पहले ही लेट हो गए हैं, आज कुछ भी हो जाए लंबा हाथ मारकर ही लौटेंगे। अब एक बड़ी सी कार में रॉकी, पप्पू और मोहिनी हाईवे पर निकल पड़ते हैं, और मोहिनी को रॉकी हाईवे से पहले ही उतार देता है। और अब शुरू होता है मोहिनी का पहला टारगेट, और मोहिनी बीच हाईवे पर खड़ी होकर उन लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है जो कि अकेले कार में होते हैं। अब मोहिनी 2-3 लोगों को रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकते। लेकिन एक रेड कलर की कार मोहिनी को देखते ही रुक जाती है, और अपनी कार का शीशा नीचे कर एक लड़का मोहिनी से कहता है, हाय, मैं रोहित, आपका नाम जान सकता हूँ? जी डॉली, दरअसल मेरी कार वो आगे खड़ी है और वो खराब हो गई है, बस आप मुझे कुछ दूरी तक लिफ्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए बैठिए। अब मोहिनी जैसे ही कार में बैठती है, वैसे ही हाईवे की बाउंड्री के उस पार छुपे पप्पू और रॉकी निकल कर आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। रॉकी रोहित के गले पर चाकू रखते हुए कहता है, शराफत से इतना कुछ भी सब निकाल और मोहिनी को दे। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने क्या किया है? तेरी गलती नहीं है भाई, गलती तो तेरी नजरों की है, जो सुंदर लड़की देखी नहीं और लिफ्ट देने के बहाने उसे कार में बैठा लिया। अब भुगत। अब रोहित का आईफोन, सोने की अंगूठी, चैन और 20,000 कैश लेकर रोहित को नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर कार में छोड़कर अपनी कार से तीनों निकल जाते हैं, और कार में बैठे तीनों खूब हंसते हैं और अपना अपना हिस्सा बांटकर देर शाम घर पहुंच जाते हैं। और मोहिनी अपनी माँ को 50,000 कैश देती है, और उसकी माँ से अब मोहिनी कहती है, लो माँ ये पैसे, और उस मकान मालिक के मुंह पर पैसे फेंक कर मारो, और उस कमीने को बता देना 3 महीने का एडवांस दिया है, एक बार भी घर के आसपास नजर ना आ जाए। इतने पैसे तू अपने मालिक से ही लाई है ना? ये पैसे सच सच बता। खुद बोलती हो कि पैसे लेकर रही हो, अब जब मैं अपनी सैलरी से पैसे उठाकर आपको दे रही हूँ तो आप मुझसे ही सवाल करे जा रही हो। सरला तो अपनी बेटी से पैसे लेकर मकान मालिक को दे आती है,
लेकिन उसे क्या पता कि उसकी बेटी मोहिनी वो पैसे कैसे लेकर आई है, क्योंकि मोहिनी ने अभी अपनी माँ को यही बताया था कि वो एक बड़ी सी कंपनी में काम कर रही है, जिसे सरला ने तो सच भी मान रखा था। अब देर शाम मोहिनी पप्पू और रॉकी को फोन पर बातें कर रही थी और अगला प्लान भी बता रही थी। और बताओ कैसे हो तुम दोनों? वो मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि आज का प्लान आज रात का ही बनाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, रात में भी बड़े बकरे हलाल होंगे। अब मोहिनी अर्जेंट काम कहकर घर से निकल जाती है और अपने गैंग के साथ हाईवे पर पहुंचती है और वहीं लुका छुपी के साथ कार खराब होने का बहाना देते हुए कई कार गुजर जाने के बाद एक कार वाला बड़ी मुश्किल से रुकता है और वो मोहिनी को नीचे से ऊपर तक देखता है और मोहिनी उसके पास आकर कहती है, जी मेरी कार खराब हो गई है, आगे तक लिफ्ट मिल सकती है? अगर मिल जाती तो अच्छा होता, यहाँ मैं बहुत देर से अकेले खड़ी हूँ ना। अब जैसे ही मोहिनी आगे वाली सीट पर बैठती है वैसे ही पप्पू और रॉकी भी पीछे आकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक बुढ़िया सोई हुई थी। उसे उठाकर उस आदमी के गले पर वो चाकू लगा देते हैं, लेकिन जब मोहिनी उस औरत को देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो उसकी ही पड़ोसन विमला थी, लेकिन मोहिनी ने तो अपना मुंह बांध रखा था। और अब रॉकी उस कार चला रहे आदमी का फोन, लैपटॉप, पैसा और तो और विमला के गले की चैन, कान के झुमके सब लेकर जाने लगते हैं। और अब जैसे ही कार में बैठने के बाद रॉकी मोहिनी से कहता है, यार मोहिनी, कभी कभी तो तेरी सुंदरता पर मेरा दिल ही आ जाता है, लेकिन तू अपने लेवल की नहीं है। जिसके घर जाएगी उन्हें बेच ही खाएगी, इसलिए दूर ही रहता हूँ मैं तुझसे। वैसे मोहिनी पर दिल तो अपना भी आया था रॉकी भाई, पर क्या करे, इसके काम देखकर इससे दूर ही रहता हूँ। अब तुझे क्या हुआ? अभी बांटेंगे ना अपना अपना हिस्सा, तू नाराज क्यों हो जाती है? वो औरत विमला थी और अगर आज मैंने मुंह नहीं बांध रखा होता तो हम पकड़े जाते। ये सुनते ही कार चला रहा रॉकी कार अचानक से ब्रेक मारता है और मोहिनी से कहता है, अब क्या? उन्होंने तुझे पहचान तो नहीं लिया? अब क्या करे? पहले बोला होता तो इस बुढ़िया गला ही काट देता, तो किसी और को क्या बताती है। नहीं नहीं, वो मुझे पहचान नहीं पाई। वैसे मेरा हिस्सा मेरे बैंक में डलवा देना, सुबह मिलते हैं। अब अगली सुबह मोहिनी सोई होती है, तभी विमला का उसके घर आना होता है और वो सरला को कहती है, सरला, कल मेरा सारा सामान, गहने सब छिन गया। पहले एक लड़की ने कार रुकवाई और मेरे बेटे ने रोक दिया और ये सब हो गया। राम रे राम, कैसा जमाना आ गया है। वैसे कल रात में तेरा बेटा विदेश से लौटा है ना? हाँ हाँ, लेकिन तू बुरा न माने तो तुझे एक बात कहूँ, वो जो लड़की जिसने मेरे बेटे की कार रुकवाई वो मोहिनी की तरह लग रही थी, पर उसने अपने मुंह पर नकाब बांधा हुआ था। वैसे तेरा बेटा भी तड़कपन में अपने बाप पर ही गया है। क्या जरूरत थी गाड़ी रोकने की? और तुझे हर जगह मेरी बेटी ही नजर आती है। हाँ सरला, ये बात तो तू ठीक कह रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, पुलिस कंप्लेन भी तो करवाने जाना है। अब सरला को एक पल को तो विमला के मुंह से ये बात सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फिर सरला अपने काम में बिजी हो जाती है। अब देर शाम मोहिनी और रॉकी, पप्पू हाईवे पर पहुंचते हैं और हर रोज की तरह काम पर लग जाते हैं। पर हर बार मोहिनी और उसका गैंग एक नई सुनसान हाईवे पर जाती थी। बहुत समय बीत जाता है और कोई भी कार नहीं रुकता, लेकिन एक कैब मोहिनी के पास आकर रुकती है। ड्राइवर मोहिनी को आगे बैठने का इशारा करता है और मोहिनी जैसे ही बैठती है वैसे ही रॉकी, पप्पू भी कार के पीछे के दरवाजे से कार में घुस जाते हैं। लेकिन कार की पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी जो उन दोनों को देखकर चिल्लाने लगती है और पप्पू उसे पेट में चाकू मार देता है और वो औरत बोल पड़ती है, मोहिनी बेटा, पप्पू। अब ये देखकर रॉकी, पप्पू और मोहिनी चौंक जाते हैं कि पप्पू ने जिस औरत को चाकू मारा वो कोई और नहीं बल्कि सरला थी, जो कि अपने मायके अपनी माँ को देखने जा रही थी। अब ऐसे में सब मिलकर जल्दी से सरला को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर इस केस को लेने से पहले पुलिस कंप्लेंट कराने की कहता है, जिसके बाद पुलिस की कंप्लेंट होती है और पप्पू सब सच बता देता है और अपने ऊपर इल्जाम ले लेता है। कुछ समय बाद ही सरला को होश आता है और सरला मोहिनी को बुलाती है। मोहिनी सर झुकाए अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और ये देखकर सरला मोहिनी से कहती है, रो मत, मुझे पता है कि ये तू ही थी। उस दिन भी जिस दिन विमला के बेटे के साथ लूट हुई थी, आज भी तूने अपनी माँ को टारगेट कर लिया। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उस कार में आप हो। मुझे सच में माफ कर दो। वादा कर कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, कभी नहीं, वरना मुझे तू खो देगी। कभी नहीं करूँगी,
मर भी जाऊं तो भी नहीं करूंगी। मोहिनी अपनी माँ से वादा करती है कि आज के बाद वो हाईवे पर किसी को भी नहीं ठगेगी